नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यसभा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर आपके संसद भवन, एक पुराने संसद भवन की है और एक तस्वीर आपके नए वाले संसद भवन की है। दोस्तों, जो आपका पुराना वाला संसद भवन है, इसका जो निर्माण हुआ था 1927 में हुआ था और इसका जो वास्तुकार था एडविन लुटियन था। जबकि नए वाले संसद भवन का अभी उद्घाटन हुआ है, यानी 28 मई 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसका अभी उद्घाटन हुआ है। तो जो पुराना वाला संसद भवन था दोस्तों, इसमें जो सुविधाएं थी कुछ कम थी, इसलिए नए संसद भवन का निर्माण किया गया। और देखेंगे तो यहाँ पे जो लोकसभा के सीटों की संख्या थी वह 550 थी, जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 थी, यानी सीटों की संख्या इतना ही इसमें थी। जबकि नए वाले संसद भवन में सीटों की संख्या यानी जो बैठने की व्यवस्था है बढ़ा दी गई है। यहाँ पे लोकसभा में आपके 888 सीट कर दिए गए हैं और राज्यसभा में आपके 250 सीट कर दिए गए, 384 सीट कर दिए गए, 384 सीट कर दिए गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो इससे कहा जा सकता है कि हाँ, आने वाले समय में हमारे देश में जो भी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। जब बैठने की व्यवस्था बना दी गई है तो सीटों को भी बढ़ाया जा सकता है। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि जो पुराना वाला आपका संसद भवन था, तो पुराने वाले संसद भवन में एक केंद्रीय कक्ष हुआ करता था। क्या? केंद्रीय कक्ष, जिसको हम सेंट्रल हॉल के नाम से जानते थे। तो यह व्यवस्था दोस्तों इस वाले भवन में नहीं की गई है। पुराने वाले भवन में तो केंद्रीय कक्ष था जिसमें आपकी संयुक्त बैठक होती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती थी और वह बैठक आपके केंद्रीय कक्ष में हुआ करती थी। लेकिन यह व्यवस्था नए वाले संसद भवन में नहीं की गई है। तो अब आपकी बैठक कहाँ पे होगी, ज्वाइंट सेशन कहाँ पे होगा? तो दोस्तों, ज्वाइंट सेशन आपके नए वाले संसद भवन में लोकसभा में ही होगी, यानी लोकसभा में यह व्यवस्था की गई है। जैसा कि अभी आपको बताया कि 888 सीट है, लेकिन फिर भी इसमें सीटों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है, यानी बैठने की व्यवस्था को और बढ़ाया जा सकता है। जब बढ़ाया जा सकता है तो आपके जो ज्वाइंट सेशन होता है वह आपके लोकसभा के चैम्बर में होगी। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि नए वाले लोकसभा के जो वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों, वास्तुकार इसके बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं, जबकि पुराने वाले का आप जानते ही हैं कि इसके जो वास्तुकार थे एडविन लुटियन थे और लुटियन ने इसको बनाया था, इसकी वास्तुकारिता की थी, इसका डिजाइन किया था। जबकि नए वाले के आपके बिमल पटेल हैं और नए वाले में लगभग जो खर्च आया है दोस्तों वह 1200 करोड़ रुपया खर्च आया है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी है आपके सामने नए वाले पुराने वाले संसद भवन की। तो आज की वीडियो हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करेंगे संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा। दोस्तों, जो संसद है इसका जो वर्णन है दोस्तों वह अनुच्छेद 79 में किया गया है, यानी संसद की बात 79 में कही गई है। और संसद का जो निर्माण होता है वह इसके तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलके आपके संसद का निर्माण करते हैं। और संसद का निर्माण में आपका जो राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है, तो इनके अनुच्छेद होते हैं। राज्यसभा के 80 होता है, लोकसभा के 81 और राष्ट्रपति का 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद की बात कही गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वह पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होता है, यानी वह संसद का एक अंग होता है। तो संसद के तीन अंग होते हैं, आपकी राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर आपकी संसद बनती है। और दोस्तों, जो संसद है ना, यह आपके
संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। और संघीय कार्यपालिका का जो वर्णन है दोस्तों संविधान के 5वें भाग में किया गया है। यानी 5वें भाग में आपका संघीय कार्यपालिका है और 5वां भाग आपका जो है दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। 5वां भाग आपका 52 से लेकर 151 तक इसके अनुच्छेद हैं, इसको याद रखिएगा। फिर दोस्तों जो आपका 5वां भाग है इसको 5 भागों में अध्यायों में बांटा गया है। और 5 अध्याय कौन कौन से हैं? तो जो पहला अध्याय होता है दोस्तों वो होती है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जो अनुच्छेद होता है 52 से लेकर 78 तक होता है। जबकि दूसरा आपका अध्याय है संसद 79 से लेकर 122 तक। और तीसरा अध्याय राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं जिसका अनुच्छेद 123 होता है। फिर आपका चौथा अध्याय संघीय न्यायपालिका। और संघीय न्यायपालिका मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात 124 से लेकर 147 तक की गई है। जबकि 5वां अध्याय आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है जिसको हम कैग कहते हैं। और कैग का अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। तो दोस्तों यह आपके 5वें भाग के अध्याय है। इससे भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा कि कौन सा भाग किससे संबंधित है, कौन सा अध्याय किससे संबंधित है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, जिसको लोकसभा के बारे में हमको पढ़ना है आज की वीडियो में। तो लोकसभा से संबंधित आज हम मुख्य बातों को जानेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सारे आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हम लोकसभा पढ़ेंगे, फिर आने वाले वीडियो में अगले वीडियो में हम आपके राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, लोअर हाउस जिसको हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों लोकसभा के कई सारे नाम हैं जिसको हम साधारण सभा के नाम से भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपुल भी कहते हैं, जिसको आम सभा कहा जाता है। दोस्तों इसको आम सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको हम हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते हैं, आम सभा के नाम से जानते हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उनका जो चुनाव होता है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपका चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्यों का होता है और अप्रत्यक्ष रूप से आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए इसको हम आम सभा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 5 वर्षों में स्वतः भंग हो जाती है। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यह 5 वर्षों में स्वतः भंग हो जाती है। जबकि आप देखेंगे राज्यसभा जो होती है दोस्तों कभी भंग नहीं होती है, लेकिन उसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों पर रिटायर होते रहते हैं, उनका चुनाव होता रहता है, लेकिन वो भंग नहीं होता है। तो यह 5 वर्षों पर भंग हो जाती है, इसलिए इसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो लोकसभा का गठन होता है, तो लोकसभा का गठन कैसे होता है हमारे देश में, तो हमारे देश संपूर्ण देश को यानी हमारे भारतवर्ष को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाता है, यानी जिसको हम लोकसभा सीट कहते हैं। और उसमें जो आधार बनाया जाता है जनसंख्या का बनाया जाता है, मतलब जनसंख्या को, यहाँ की जनसंख्या को छोटे छोटे पार्टों में बांटकर जो आधार बनाया जाता है, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाता है। और उसका आधार जो है दोस्तों 1971 की जनसंख्या को बनाया गया है। अभी फिलहाल अभी तक आपका यही चल रहा है 1971 वाला। तो इसको आधार बनाकर आपके लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। तो जिस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं उस राज्य में जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है उस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें भी होती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, सबसे ज़्यादा सीट है। और जहाँ पे कम जनसंख्या होती है वहाँ पे उनके हिस्से में कम सीट आती है। और दोस्तों जो आपके अधिकतम सीट की बात है कि हमारे लोकसभा में कितने अधिकतम सीट हो सकते हैं, तो इसकी बात आपके अनुच्छेद 81 में कही गई है। अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगी, इसकी बात कही गई है। तो यह अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 81। और आप ये जान लीजिए कि जो हमारे देश में जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी हमारा जो मूल संविधान था उसमें 500 सदस्यों की बात कही गई थी। यानी हमारे देश में 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, हमारे मूल संविधान में था। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में।
7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और इसकी संख्या 525 कर दी गई। 56 में 525 कर दी गई। फिर आपका 31वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उसमें यह संख्या बढ़ाकर 545 कर दी गई और अधिकतम संख्या आपकी 550 कर दी गई। और वर्तमान में जो आपकी संख्या है दोस्तों 543 है। इन 543 सीटों पर चुनाव होता है, अधिकतम आपके 550 है। और उसमें जो 545 की गई थी दोस्तों, तो ये आपका 543 होता ही है, और 2 आपके जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था राष्ट्रपति के द्वारा, उसको मिला दिया जाए तो 545 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपका एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था उसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का जो 2 सीटों का मनोनयन था उसको समाप्त कर दिया गया। और यह जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन की बात कही गई है दोस्तों, वह अनुच्छेद 331 में कही गई है। यदि आपके लोकसभा में एंग्लो इंडियन का, आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो राष्ट्रपति चाहे तो 2 ऐसे लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो यह बात आपके 331 में कही गई थी। लेकिन दोस्तों 25 जनवरी 2020 को यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन से। तो यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन करने का प्रावधान था 2 सीटों का, वह समाप्त किया गया। तो दोस्तों 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। दोस्तों जो हमारे देश में जो सीटों की संख्या है, जो 543 सीट हमारे देश में है, तो 543 में से कहाँ से कितने राज्यों से और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, तो 524 जो सदस्य होते हैं राज्यों से आते हैं, जबकि 19 सदस्य दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। यानी 19 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश से और 524 सदस्य आपके राज्यों से आते हैं। यदि अधिकतम की बात किया जाए तो अधिकतम सदस्य संख्या आपकी 550 है। तो 550 को यदि पूरा अगर चुनाव हो हमारे देश में, तो 530 सदस्य आपके स्टेट से आ जाएंगे और 20 सदस्य आपके यूटी से आ जाएंगे, यानी आपके केंद्र शासित प्रदेश से आ जाएंगे। और हमारे देश में दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटों का आरक्षण है, यानी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 84 जो सीट है, 84 सीट आपके अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट दोस्तों आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और यह बात आपके अनुच्छेद 330 में कही गई है। यानी अनुच्छेद 330 यह कहता है अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित रहेंगी। फिर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यानी 17 सीटें आपकी अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में, जबकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, सबसे सर्वाधिक सीट, और उत्तर प्रदेश में 17 सीटें। दोस्तों हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए जो वो आपकी स्टेट हैं दोस्तों गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इन 4 राज्यों में SC ST के लिए सीटों का प्रावधान नहीं किया गया, इनके आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। फिर आपसे परीक्षा में सीटों की संख्या पूछता है, तो आप जो सीटों की संख्या है उसको याद रखेंगे। मुख्यतः मैं 5 सीटों को यहाँ पे लेकर आया हूँ, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीट, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। तो यह आपके मुख्यतः 5 राज्य हैं जहाँ पे हमेशा मुख्य लड़ाई होती है सीटों की, और यहीं से आपकी सरकार बनती बिगड़ती है। तो इसको आप याद रखेंगे ऊपर से नीचे क्रम में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे बड़ा आपका लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों वह लद्दाख है। लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जबकि मतदाताओं के हिसाब से देखा जाए तो उन्नाव जो उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र है, यह सबसे बड़ा आपका लोकसभा क्षेत्र आता है मतदाताओं के हिसाब से। यहाँ पे 19 लाख मतदाता हैं, तो उन्नाव सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। और 82(2) में, अनुच्छेद 82(2) में
लोकसभा में राज्यों के सीटों का जो वितरण है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर होगा, यह बात कही गई है। यानी यह कहा गया है कि जो सीटों का आवंटन होगा राज्यों में वह उनकी जनसंख्या को आधार मानकर किया जाएगा। तो यह बात अनुच्छेद 81(2) में कही गई है, तो इसको याद रखना है आपको। फिर आपका जो दोस्तों जो लोकसभा चुनाव है, हमारे देश में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था 51-52 में, तो पहली बार 51-52 में चुनाव हुआ था। 51-52 इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया चालू हुई थी 1951 में हुई थी और रिजल्ट आते आते 1952 हो गया था, मई में रिजल्ट आया था। और पहली जो लोकसभा हमारी बनी थी 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी लोकसभा की, तो 51-52 कहा जाता है। अभी आपको हमने बताया कि जो 550 सदस्य होते हैं कहाँ से होते हैं, 530 राज्यों से और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, और चुनाव होता है 543 सीटों पर, और जिसमें से 2 मनोनयन होता था आपका वो समाप्त कर दिया गया। फिर दोस्तों जब चुनाव हो जाता है हमारे देश में तो सरकार का गठन किया जाता है। तो दोस्तों जो सरकार का गठन किया जाता है तो जिस पार्टी को पूरे सीटों का 1/2+1 सीट पा जाते हैं, यानी 272 सीट जिस पार्टी को मिल जाती है वह सरकार का गठन करती है और सरकार बनाती है। और दोस्तों सरकार बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक होती है पूर्ण बहुमत की सरकार, एक होती है गठबंधन की सरकार और एक होती है अल्पमत की सरकार। दोस्तों गठबंधन की जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है वह एक ही पार्टी की सरकार, ये एक ही गठबंधन की सरकार होती है। एक ही पार्टी आपको 272 सीट यदि पा जाती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। जबकि कुछ पार्टियां होती हैं दोस्तों, वह कुछ सरकारें हमारे देश में रही हैं तो वह गठबंधन की भी सरकार बनाई है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बना ले। तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। फिर आपकी एक होती है अल्पमत की सरकार। दोस्तों अल्पमत की सरकार वह होती है यदि किसी पार्टी के बाद बहुमत नहीं है और वह किसी अन्य पार्टी से बाहर से समर्थन लेती है, यानी जो पार्टी आपको समर्थन देती है वह सरकार में शामिल नहीं होती है, यानी उसके जो सांसद होते हैं वह आपके मंत्री नहीं बनते हैं, तो उसको हम बाहर से समर्थन करते हैं। तो ऐसे सरकार को हम अल्पमत की सरकार कहते हैं, अल्पमत की सरकार इसको कहा जाता है। तो यह आपके 3 मुख्यतः आपकी सरकार इस तरह बनती है। दोस्तों हमारे देश में 2 प्रकार के गठबंधन होते हैं, एक गठबंधन चुनाव के पहले होता है और एक गठबंधन आपके चुनाव के बाद होता है। दोस्तों जो चुनाव के पूर्व गठबंधन होता है उसको हम प्री पोल अलायंस कहते हैं अंग्रेजी में, जबकि चुनाव के बाद जो गठबंधन होता है उसको हम पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं, यानी चुनाव के पहले ही गठबंधन कर लिया जाए। जैसे आपने देखा कि एनडीए है, यूपीए है, ये हमारे देश में मुख्यतः 2 गठबंधन है जो चुनाव के पहले अपना गठबंधन कर लेते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव के पूर्व हमारे देश में 2 ऐसे गठबंधन है, और एनडीए जिसको हम नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, जिसमें इसका मुख्य घटक दल जो है आपका बीजेपी है, और यूपीए जो है जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा गया है, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और इसमें मुख्य घटक आपकी कांग्रेस होती है। तो यह आपके 2 ऐसे गठबंधन हैं जो चुनाव के पूर्व किए गए हैं। दोस्तों जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद हम मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, और जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों वह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बनाई जाती है और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए बनाई जाती है। और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जो मंत्री जो बनाए जाते हैं दोस्तों वह जो उनकी संख्या होती है अधिकतम 15% होती है आपके केंद्र में देखेंगे तो लोकसभा के, और राज्यों में देखेंगे तो विधानसभाओं के। तो केंद्र में आप देखेंगे तो लोकसभा में जितनी सीटें हैं यानी 543 सीटें, तो उसके 15% प्रधानमंत्री सहित 15% याद रखिएगा, 15% लोगों को ही आपको मंत्री बनाया जा सकता है। और यह बात आपके 91 संविधान संशोधन 2003 में कही गई, यानी यहाँ से संशोधन कर दिया गया। इसके पहले आप मनमाने तौर पे मंत्रियों की संख्या रखते थे, लेकिन अब 2003 से इसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। फिर आपका जो सरकार का गठन होता है, जो सरकार होता है जिसको कार्यपालिका कहते हैं, और जो कार्यपालिका होती है दोस्तों वास्तविक शक्ति उसी के पास होती है, जबकि नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन जो कार्यपालिका होती है उसी के पास हमारी वास्तविक शक्ति होती है। और वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है।
और ये मंत्री होते हैं तो 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री होता है, जो जिसको हम एक केबिन से डिनोट करते हैं, केबिन से ही कैबिनेट बना है, तो केबिन में सीमित लोग बैठते हैं, तो सीमित लोगों की एक संख्या होती है, उन्हीं को हम कैबिनेट बनाते हैं। जो प्रधानमंत्री का बहुत खास होता है तो वही लोग कैबिनेट बनाते हैं। और कैबिनेट होता है तो कैबिनेट जो होती है वह उसी में वास्तविक कार्यपालिका होती है, मानी शासन का कार्यभार पूरा वही संभालती है। और इनकी सहायता के लिए आपके राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, तो इस तरह आपके मंत्री भी होते हैं दोस्तों। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो दोस्तों जो मंत्री परिषद है इसका उल्लेख संविधान में कितनी बार किया गया है। तो दोस्तों मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख संविधान में सिर्फ एक बार किया गया है। और कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाने की जो घोषणा करेगा वह मंत्री परिषद की लिखित सलाह लेकर करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान में। यह प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अभी आपको बताया हमने कि जो मंत्री परिषद होती है वह राष्ट्रपति की सलाह के लिए बनाई जाती है और उसका प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है। और यह बात आपके अनुच्छेद 74 में की गई है। और अनुच्छेद 75 यह कहता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी दोस्तों वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और मंत्रियों के जो मंत्री हैं, यानी जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो यह बात भी आपके अनुच्छेद 75 में ही कही गई है। जबकि 75(2) कहता है दोस्तों कि जो आपके मंत्री परिषद होगी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी। यानी अनुच्छेद 75(2) यह कहता है कि जो आपकी मंत्री परिषद होगी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी, क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, उसको बीच में ही हटाया जा सकता है या उसको वह जब लोकसभा भंग हो जाती है तो स्वतः हट जाते हैं। फिर अनुच्छेद 75(3) कहता है दोस्तों कि चूंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में है, मंत्री परिषद के हाथों में होती है, इसलिए आपका जो मंत्री परिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व का जो उत्तरदायित्व होती है, इसकी बात आपकी 75(3) में कही गई है। तो 75(3) में इसकी बात कही गई है। फिर आपका जो हमारे देश में लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या निहरताएं होने चाहिए, उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। तो इनकी योग्यताओं का जो वर्णन है अनुच्छेद 84 में किया गया है लोकसभा के सदस्यों के। और क्या योग्यता होना चाहिए? तो पहली योग्यता तो यही होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यानी आयु उसकी 25 साल हो चुकी हो। और जबकि आपके राज्यसभा में देखेंगे तो उसके लिए उम्र का जो निर्धारण है दोस्तों 30 वर्ष है, लेकिन आपके लोकसभा में 25 वर्ष है। फिर उसके द्वारा संसद द्वारा विधि के माध्यम से बनाई गई सभी योग्यताएं हों। दोस्तों संसद द्वारा यदि कोई विधि बनाता है, नया विधि बना देता है, नया कोई नियम बना देता है, तो उसको फॉलो करना अनिवार्य होता है। कुछ निहरताएं होती है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होता है। क्या होता है दोस्तों कि वह लाभ के पद पे न हो। यदि आप किसी लाभ के पद पे हैं, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, तो पहले आपको लाभ का पद छोड़ना होगा। पागल या दिवालिया न हो, यानी पागल और दिवालिया का मतलब यह होता है दोस्तों कि निर्णय लेने की जो क्षमता हो आपके अंदर होनी चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी तो आपको पागल या दिवालिया कहा जाएगा। यानी निर्णय लेने की क्षमता न रह गई हो जिसके अंतर्गत उसको अयोग्य घोषित किया जाता है, उसकी निहरताओं में आता है। यदि वो भारत का नागरिक न हो, दोस्तों हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, न कि कोई विदेशी आकर हमारे देश में लोकसभा का सदस्य बन जाए। तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और फिर आपका दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया हो। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति पहले दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया हो तो उसको भी वह लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है, यानी वो लोकसभा का फॉर्म नहीं भर सकता है। और दोस्तों जो दल बदल अधिनियम है यह कब आया?
तो दोस्तों दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था और इसी के तहत एक अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका नाम था 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल अधिनियम आया था और इसमें क्या था कि यदि आप किसी पार्टी से चुनाव जीते हैं फिर अपनी पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो आपके ऊपर दल बदल का आरोप लगेगा और आपकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, आप अयोग्य हो जाएंगे। तो यह आपका दल बदल है और दल बदल के लिए बहुत सारे आधार हैं दोस्तों। क्या क्या आधार हो सकते हैं? तो दल बदल का जो आधार हो सकता है दोस्तों कि यदि उसने अपनी राजनीतिक पार्टी का त्याग पत्र दे दिया हो। दोस्तों यदि आप किसी पार्टी से चुनाव जीते हैं और अपनी पार्टी से अपनी इस्तीफा दे दिया है तो आपकी जो योग्यता है आप क्या होंगे कि अपने पद से हट जाएंगे, यानी जो सांसद हैं उससे हटा दिया जाएगा, आप अयोग्य हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि आपने बीजेपी से चुनाव जीता और कुछ दिनों के बाद बीजेपी पार्टी ही छोड़ दी तो आपकी सदस्यता नहीं रह जाएगी, आप अयोग्य हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण जो होता है दोस्तों वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। जैसा कि अभी आपने देखा हमारे देश में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं उनकी जो पुत्री हैं संघमित्रा मौर्य, तो उन्होंने क्या किया कि बीजेपी से चुनाव जीता है और इस समय वो सपा के प्रति समाजवादी पार्टी के प्रति उनका झुकाव है, फिर भी उन्होंने अपना त्याग पत्र नहीं दिया है, यानी भाजपा को नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो भाजपा पार्टी को छोड़ देंगी तो वो अयोग्य हो जाएंगी। तो यह इसका मतलब रहा। या उसके बाद यह है कि पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप मतदान न किया हो। दोस्तों यदि आपको पार्टी ने कोई निर्देश दिया है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें पार्टी ने निर्देश दिया कि आपको फला व्यक्ति को वोटिंग करना है, यदि आप उससे हट के आप दूसरे व्यक्ति को वोट कर देते हैं तब भी आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर जब कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब भी उसको अयोग्य घोषित किया जाता है। दोस्तों यदि किसी मनोनीत सदस्य को मनोनीत किया गया, उसने शपथ ग्रहण करने के 6 माह बाद, याद रखिएगा शपथ ग्रहण करने के 6 माह बाद यदि किसी पार्टी में वह शामिल हो जाता है तब भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, वह अयोग्य हो सकता है। फिर आपका है कि निर्दलीय चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तब भी वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। यानी कोई निर्दलीय चुनाव जीता है और किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तब भी वह अयोग्य हो जाता है। और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1955, यह याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम कब आया, तो 1955 में आया था और इसके तहत यदि अयोग्य है तब भी वह निहरता के अंतर्गत आता है, डिस्क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता है। दोस्तों शपथ ग्रहण होता है इनका हमारे देश में, शपथ ग्रहण का जो प्रारूप है अनुसूची 3 में दिया गया है और इसी के तहत इसका शपथ इन लोग का होता है, लोकसभा सदस्यों का। और जो इसका वर्णन है अनुच्छेद 99 में किया गया है और इसमें बताया गया है कि किस तरह का शपथ होगा और प्रारूप आपका दिया है अनुसूची 3 में दिया गया है दोस्तों। तो संसद के सदस्य सदन में बैठने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों सदन में बैठने से पूर्व राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है या वह किसी व्यक्ति को मनोनीत करता है तो उनका शपथ होता है और उनका जो प्रारूप है अनुसूची 3 में दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। निर्वाचित है लेकिन शपथ नहीं लिया है तो सदन का सदस्य नहीं माना जाएगा। दोस्तों यदि आप निर्वाचित हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन आपने शपथ ग्रहण नहीं किया है तो आपको सदन का सदस्य नहीं माना जाएगा। शपथ लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको सदन का सदस्य नहीं माना जाएगा। और दोस्तों लोकसभा के कुछ कार्य और शक्तियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर कोई भी बिल पारित होता है तो पहले इसको लोकसभा में पेश किया जाता है आमतौर पे। वैसे तो आप धन विधेयक को छोड़कर कोई भी आपका विधेयक है किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो आपका लोकसभा में पहले पारित किया जाता है। और धन विधेयक जिसका वर्णन अनुच्छेद 109 और 110 में किया गया है, यह सबसे पहले आपकी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और 108 के तहत दोस्तों जब हमारी संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसमें किसी भी मुद्दे पर देखा जाए तो आप जानते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो
किसी भी मुद्दे पर लोकसभा का जो पलड़ा होता है भारी पड़ता है, यानी भारी होता है। और मंत्रिपरिषद जो होती है दोस्तों वास्तविक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है 75(3) के तहत। फिर जो कार्यपालिका होती है कार्यपालिका, और कार्यपालिका का जो वास्तविक नियंत्रण होता है दोस्तों लोकसभा के पास होता है। और कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं कि जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों जो आपकी इंदिरा गांधी जी थी, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो आज तक 3-4 ही ऐसा हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वो राज्यसभा से वो लोग बने हैं। तो जिसमें आपका नाम है आपका इंदिरा गांधी का, एच.डी. देवगौड़ा का, इंद्र कुमार गुजराल का, मनमोहन सिंह का। तो दोस्तों ये लोग आपके इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे, न कि लोकसभा के। फिर जो चौधरी चरण सिंह थे, तो चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, यानी अपने कार्यकाल में कभी ये संसद का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि जब संसद का जो सत्र आया दोस्तों तब तक इनको इस्तीफा देना पड़ा था और ये कभी सामना नहीं किए। तो यह आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न सारे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री के पद से जो इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे वो आपके मोरारजी देसाई थे, यानी प्रधानमंत्री के पद से जो पहली बार हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया तो वह आपके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और आपके सबसे जो कम उम्र के प्रधानमंत्री थे दोस्तों वह थे आपके राजीव गांधी। इन्होंने 40 वर्ष की उम्र में हमारे देश में प्रधानमंत्री बन गए थे। और सबसे अधिक उम्र के जो प्रधानमंत्री बने हमारे देश में वो बने आपके मोरारजी देसाई। तो सबसे कम उम्र के राजीव गांधी, उसके बाद सबसे अधिक उम्र के आपके मोरारजी देसाई। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। और जिन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई उनके कार्यकाल में, यानी प्रधानमंत्री रहते हुए मर गए, तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में हुई। और जैसा कि जानते हैं कि जब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू मरे थे तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री आपको गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री जी मरे तो फिर उन्हीं को बनाया गया था। तो लगातार 2 बार ये प्रधानमंत्री चुने गए थे। और प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए तो सबसे छोटा कार्यकाल आपके गुलजारी लाल नंदा का था, लेकिन वो कार्यवाहक था। ठीक। और दोस्तों ये लोग मर गए, लेकिन जो राजीव गांधी थे दोस्तों इनकी मृत्यु अपने प्रधानमंत्री काल में नहीं हुई थी बल्कि चुनाव प्रचार में हुई थी। तो ये 3 ही लोग थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में हुई थी, जबकि राजीव गांधी की मृत्यु उनके चुनाव प्रचार के समय हुई थी। फिर दोस्तों आपके लोकसभा में जो विपक्ष होता है, लोकसभा में जो विपक्ष की भूमिका होती है, तो विपक्ष का जो नेता होता है दोस्तों तो उसकी जो सुविधाएं होती हैं वह कैबिनेट मंत्री की तरह होती हैं। यानी कैबिनेट मंत्री की जो सुविधाएं मिलती हैं वो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसको मिलती है। और विपक्ष की जो पार्टी होती है दोस्तों उसके लिए आपकी जो सीट होनी चाहिए, कुल सीटों का 10% आपके पास सीट होना चाहिए, तो आपको विपक्ष की पार्टी का दर्जा मिलता है। वैसे जो सत्ताधारी दल होते हैं, सत्ताधारी दल को छोड़कर, उनके सदस्यों को छोड़कर जितने भी सदस्य होते हैं वो विपक्ष कहलाते हैं। विपक्ष तो कहलाते हैं, लेकिन आपका जो मुख्य पार्टी होती है उसके पास 10% सीट, यानी यदि 543 सीट है तो उसका 10% निकालेंगे तो आपका 54.3 आएगा, तो समथिंग आपका 55 हो जाता है। तो 55 सीट आपके पास होना चाहिए। तो इस समय देखा जाए तो कोई भी हमारे देश में विपक्षी नहीं है, क्योंकि 55 सीट ही नहीं है, फिर भी बनाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।